साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में ये प्रजनन का समय है। हाल में ही हुई बारिश ने इन मैदानों को जीवन से भर दिया है। ऐसे में ये नर जानता है कि एक साथी मिलने का ये सबसे अच्छा समय है। एक जवान मादा पर उसकी नजर पड़ती है, लेकिन ये पक्का करना होगा कि ये प्रजनन के योग्य है या नहीं। और ये पता लगाने के लिए इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। ये जानने के लिए कि क्या वो मिलन के लिए तैयार है, वो अपना सिर इसके पीछे की तरफ रगड़ता है। ऐसा करने से मादा मूत्र त्याग करेगी। फिर स्वाद और महक के जरिए इसे पता चल जाएगा कि क्या ये प्रजनन के लायक है। ये मादा प्रजनन के लिए तैयार तो है, लेकिन इसकी रजामंदी के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये जिद्दी नर तो उसके पीछे ही पड़ गया है, जबकि ये चाहती है कि इससे भी आकर्षक कोई और दूसरा नर इसको यहाँ पर मिल जाए। इसने पहले वाले नर को ठुकराकर कोई गलती नहीं की। एक और छैल छबीला इसकी तरफ खींचा चला आया। अब ये इन दोनों में से जिसे चाहे चुन सकती है। ये अभी देख ही रही थी, तभी दोनों नर एक दूसरे के सामने डट कर खड़े हो गए। ये धीरे धीरे एक दूसरे को उकसाना शुरू करते हैं। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसलिए अब होगा एक जोरदार मुकाबला। जिराफों में ऊंचाई की बहुत अहमियत है। मिलन की खातिर साथी के लिए होने वाले मुकाबलों की वजह से ही इनकी गर्दन इस तरह विकसित हो गई होगी। छोटी गर्दन वाला हार मान लेता है। पहले वाले ने अपनी बहादुरी दिखा दी। अब वक्त है इनाम हासिल करने का।
मादा को लुभाने और रिझाने का ये सिलसिला बहुत लंबा और पेचीदा है, लेकिन मिलन बस कुछ ही पलों का। लेकिन इस सब से ये तय हो जाता है कि झुंड में सबसे ताकतवर नर अपना वंश आगे बढ़ाएगा। लंबी गर्दन वाले विशालकाय पशुओं से लेकर 8 पैरों वाले नन्हे प्रेमियों तक प्रकृति सबके लिए आदर्श जोड़े प्रदान करती है। पृथ्वी पर चारों ओर फैले हुए इनकी प्रजाति की तादाद देखते हुए मकड़ियों की होने वाली रतिक्रिया कहां-कहां कितनी बार होती होगी, किसी की भी सोच से ये बिल्कुल परे है। इनकी लगभग 6 नई प्रजातियां 2016 तक खोजी नहीं गई थीं। एक चावल के दाने के बराबर ये प्रेमातुर मकड़े अपना वंश जारी रखने के लिए नृत्य करते हैं। ये केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। ब्लू माउंटेन्स के अनछुए घने जंगलों में एक पीकॉक स्पाइडर की प्रणय क्रिया शुरू होती है। ये नर अपने जोड़े की खोज में है। बड़ी मुश्किल से मिलने वाली मादा से इसका शरीर ज्यादा चटक रंगों वाला है। आठ आंखें होने के बावजूद ये उसे ठीक से देख नहीं सकता, फिर भी किसी तरह उसे खोज लेता है और बहुत ही सावधानी से उसकी तरफ बढ़ता है। वो इसको प्रोत्साहित करती है। ये फिर और सतर्कता से प्रेम जताता है। एक गलत कदम और ये प्रेम प्रसंग शुरू होने से पहले ही ध्वस्त हो जाएगा। अगर मादा को ये सब पसंद नहीं आया या इसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं हुई तो वो इसे मारकर खा भी सकती है। लेकिन आज इस नर की किस्मत अच्छी है, मादा को उसका प्रदर्शन अच्छा लग रहा है। प्रोत्साहन पाकर वो नृत्य जारी रखता है। खुद को सेहतमंद और काबिल साबित करने के लिए इसे शायद 1 घंटे तक नाचना होगा।
और साथ ही इसी दौरान इसे इस बात के लिए भी सावधान रहना होगा कि अगर इसके दर्शक को कुछ नापसंद हुआ तो ये तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर कूद के जा सके। पीकॉक स्पाइडर का नृत्य कैमरा पर बहुत कम शूट हुआ है। मादा सर्वोत्तम नर्तक के साथ ही मिलन करेगी, क्योंकि अच्छा नृत्य मतलब अच्छे वंशाणु यानी जीन। लेकिन अगर उसका मूड खराब हो तब जीन वगैरह का लिहाज छोड़कर अगर नर जीन कैली भी हो तो उसे भी मार के खा सकती है। लेकिन अगर वो कामयाब हो गया तो ये निश्चित है कि अपना कौशल अपने उत्तराधिकारियों में दे जाएगा, और इस सब का यही उद्देश्य है। यहाँ पीकॉक स्पाइडर अपना प्रणय नृत्य पेश कर रहा है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के एक दूसरे हिस्से में और अधिक उत्तेजक प्रणय क्रिया चल रही है। इन चमगादड़ों को फ्रूट बैट्स और फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहा जाता है। ये सबसे बड़े चमगादड़ों की प्रजाति है और इनके पंखों का फैलाव लगभग बॉल्ड ईगल के पंखों के बराबर होता है। अपने दूसरे रिश्तेदार के विपरीत जो कीड़े मकोड़े और पराग का सेवन करते हैं, फ्रूट बैट्स मुख्यतः फल ही खाते हैं। ये अपने उत्तेजक मिलन के दौरान अपनी जीभ का भी इस्तेमाल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के जार्डीन रिवर नेशनल पार्क में ये चमगादड़ इस रस्म को निभा रहे हैं। देखने के लिए दर्शक अपने विवेक का इस्तेमाल करें। पूरी सर्दियों के दौरान ये फ्लाइंग फॉक्सेस बड़ी बड़ी आबादियों में रहते हैं। नर अलग और मादाएं अलग, लेकिन गर्मियों में प्रजनन का समय आते ही सब कुछ बदल जाता है। इनके हजारों की तादाद के इस झुंड में किसी को भी भावी जोड़े की कमी नहीं होती। इस उथल पुथल के बावजूद नर अपनी हवाई कलाबाजियों से मादाओं के लिए अपने कौशल और स्वास्थ्य का प्रदर्शन करते हैं। इनके कंधों पर गंध ग्रंथियां भी इनके यौन आकर्षण को बढ़ाती हैं। उसके बाद मादा अपने लिए एक तंदुरुस्त और तेज गंध युक्त नर का चुनाव करती है। फिर वो किसी पेड़ में एक जगह खोजकर सहवास करते हैं। ये प्रक्रिया 20 सेकंड तक चलती है। फिर मादा दूसरे नर की तलाश में निकल जाती है और फिर तीसरे।
इस छोटी शुरुआत के बाद मादा अपना गर्भाधान वसंत ऋतु तक टाल देगी और अंत में केवल एक बच्चे को जन्म देगी, जिसे वो अगले 6 हफ्तों तक अपनी उड़ानों में अपने साथ ही रखेगी, जब तक कि वो स्वयं अपनी देखरेख करने लायक न हो जाए। इस अति उत्साही प्रजनन ऋतु के बावजूद एक साल में केवल एक बच्चे को जन्म देना और नरों को अपने 30 साल के जीवन काल में यौन परिपक्वता पर देर से पहुंचना इनके धीमे प्रजनन दर के कारण है। ऑस्ट्रेलिया के जंगल प्रजनन की रणनीतियों से भरे पड़े हैं। यहां तक कि सुस्त ऊँघते हुए निद्रालु कोआलास भी इसका हिस्सा है। कोआलास सिवाय यूकेलिप्टस की पत्तियों के और कुछ नहीं खाते, जो हल्की जहरीली, मुश्किल से पचने वाली और बहुत निम्न पौष्टिकता वाली होती हैं। तो अगर ये दिन में 22 घंटे सोते हैं तो कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन जब ये सो नहीं रहे होते तब ये मिलन की प्रबल इच्छा से ऊर्जावान बने रहते हैं। इस बच्चे के लिए प्रजनन ऋतु आने का मतलब है कि अब इसे अपनी मां को छोड़ना होगा और अपना खाना और सोना स्वयं ही देखना होगा, क्योंकि इसकी मां जल्द ही फिर गर्भवती हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के उत्तर पश्चिम में स्थित वोलामी नेशनल पार्क में कोआला के प्रजनन का मौसम आ गया है। अगस्त से लेकर फरवरी तक कोआला अपना अकेला जीवन सिर्फ मादा खोजने में गुजार देते हैं। जिन शाखों पर ये सुरक्षित रहते हैं उन्हें यदा कदा तभी छोड़ते हैं जब इन्हें आसपास रह रही उपयुक्त मादाओं के इलाके में स्वयं को पुनर्स्थापित करना होता है। जमीन पर तो ये कुत्तों और लोमड़ियों का आसान शिकार है, इसलिए जल्द से जल्द किसी पेड़ पर पहुंच जाने के लिए ये उत्सुक रहते हैं। पेड़ पर चढ़ते समय इनकी छाती की गंध ग्रंथियां अपनी गंध छोड़ती रहती हैं, जो उस इलाके की मादाओं के लिए एक निमंत्रण होता है और प्रतिद्वंद्वी नरों के लिए चेतावनी। इन्हीं पेड़ों में छिपकर ये अपनी आवाज से इच्छुक मादाओं को लुभाते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने खोजा है कि इसकी एक विशेष स्वर इंद्रिय होती है, जिसके जरिए ये हिचकी नुमा चिंगाड़ से अपने स्वास्थ्य और आकार की घोषणा करते हैं। मादाएं सबसे बड़े कोआला या सबसे जोरदार चीख से आकर्षित नहीं होती, उन्हें साल दर साल विविधता चाहिए। हर साल नए नरों से समागम करने से आनुवंशिक विभिन्नता सुनिश्चित होती रहती है।
तुनक मिजाज मादाएं अधिकतर नरों को अस्वीकार कर देती हैं, इसलिए इसके बहुत से प्रस्ताव ठुकरा दिए जाते हैं। मादा द्वारा इतने जोरदार तरीके से अस्वीकार किए जाने के बाद ये पीछे हटने लगता है, इसके पहले कि इसे जख्मी कर दिया जाए। इस प्रयास में खर्च हुई ऊर्जा वापस अर्जित करने के लिए ये कुछ समय के लिए इंतजार करेगा, फिर किसी दूसरी इच्छुक मादा की तलाश में निकलेगा। प्रजनन के समय के अलावा कोआला हमेशा अकेले ही रहना पसंद करते हैं, और ये शायद इनकी बाघों के साथ एक लौती समानता है। बाघ बड़ी बिल्लियों में सबसे बड़ी प्रजाति, ये एकाकी रहना पसंद करते हैं। ये परभक्षी आपस में केवल दो कारणों से मिलते हैं, मिलन के लिए या मुठभेड़ के लिए। उत्तर भारत के रणथंबोर नेशनल पार्क में इनका वर्चस्व है। ये बेचैन बाघिन अपने इलाके की सीमाओं पर चहलकदमी कर रही है। इसे तलाश तो है, लेकिन शिकार की नहीं, ये प्रजनन के इरादे से निकली है। ये मूत्र छिड़ककर और पेड़ों को खुरचकर अपनी मंशा और स्थान का पता देती है, ताकि आसपास के इलाके के नर इसे खोज सकें। कामयाबी मिल गई। एक नर को इसकी गंध मिल गई और वो इसकी तलाश में निकल पड़ा। वो इसके इलाके में पहुंच जाता है। जब दोनों का सामना होता है तो बाघिन स्वाभाविक रूप से चौकन्नी रहती है। नर उससे बहुत बड़ा है और वो किसी मुठभेड़ का जोखिम नहीं उठा सकती। नर ने अपना इरादा जाहिर कर दिया है। और वो इसके साथ साथ चलने लगता है। इस समागम से बाघिन जननक्षम हो जाती है, इसलिए मिलन की क्रिया अगले 5-6 दिनों तक चलती रहेगी। इस दौरान अगर कोई प्रतिद्वंद्वी आ गया तो दोनों नरों में भिड़ंत हो जाएगी। जब मादा मिलन के लिए तैयार होती है तो नर के आगे लेट जाती है। दोनों एक दूसरे की मूछें छूते हैं और कुतरते हैं। ये मिलन थोड़ी देर का लेकिन कई बार होता है, ताकि गर्भाधान सुनिश्चित हो जाए।
ऐसा हो जाने के बाद दोनों अपनी अपनी एकाकी जीवन शैली में वापस लौट जाएंगे। जब नर अपने क्षेत्र में वापस जाने लगता है, वो दूसरी मादाओं द्वारा छोड़े गए चिन्हों के प्रति भी सचेत रहता है। अगर कोई दूसरा मौका मिल जाए तो इसे तैयार रहना होगा। जहां भावी बाघिन माताएं सक्रियता से अपने लिए साथी खोजती हैं, हरे समुद्री कछुए समागम के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करते हैं। इन समुद्री कछुओं ने 100 अरब वर्षों से भी अधिक समय तक दुनिया के सागरों में छानबीन की है। जाहिर है कि इन्हें प्रजनन के बारे में अच्छा खासा तजुर्बा होगा। लेकिन इनके लिए कुछ भी आसान नहीं है। प्रजनन ऋतु के समीप आते ही इस नर हरे समुद्री कछुए को अपने जोड़े की तलाश में 600 मील दूर तक तैर कर जाना होगा। उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती इलाकों के करीब ग्रेट बैरियर रीफ के बीच हेरन द्वीप इसकी सालाना मंजिल है। ये इंडोनेशिया से, जहां से इसने अपनी यात्रा शुरू की थी, कुछ हफ्तों में यहां पहुंच जाता है। ये टापू पीढ़ियों से मादाओं की घोंसले बनाने की जगह रही है और वो जल्द ही मिलन के लिए यहां पहुंचने वाली होंगी। ये इंतजार करता है। जब पहली मादा का आगमन होता है, ये उसके पास जाने में देर नहीं करता। ये दोनों बहुत देर तक अकेले नहीं रह पाएंगे। जल्द ही इसके प्रतिद्वंद्वी पहुंच जाते हैं। वो इसे मादा पर से हटाने के लिए इसके मीन पंखों और पैरों को काटते हैं। इसके लिए अपना बचाव कर पाना मुश्किल हो रहा है। यह आघात सहते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पंजों से मादा को जकड़े रहता है, लेकिन मादा खुद को छुड़ा लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे और मौके नहीं मिलेंगे। मादाओं की संख्या नरों से ज्यादा है और प्रजनन के लिए दोनों ही एक से अधिक जोड़ीदार के साथ समागम करते हैं। यह अपना काम सुचारू ढंग से करना चाहता है। गुप्तांग की लंबाई इसके आवरण की आधी होती है और ये मादा को 24 घंटे तक जकड़े रह सकता है, या जब तक मादा स्वेच्छा से हट न जाए।
इन हरे समुद्री कछुओं की मादाएं शुक्राणुओं को अपने अंडकोश तक जाने वाली नलिकाओं में कई महीनों तक संचित करके रख सकती हैं। इनकी नलिकाओं में एक से अधिक नरों के शुक्राणुओं की प्रतिस्पर्धा आनुवंशिक विविधता सुनिश्चित करती है। सहवास के बाद नर वापस खुले सागर में लौट जाता है। मादा की सहन शक्ति की परीक्षा अब शुरू हुई है। दूसरी मादाओं के साथ अथक परिश्रम करके ये भी उसी तट पर पहुंच जाती है जहां उसका भी जन्म हुआ था। अपनी पूर्ववर्ती माताओं की तरह ही इसकी भी यही योजना है कि अपने लगभग 200 अंडे एक गड्ढे में सुरक्षित दफना दे। ऐसा करके ये पानी में लौट जाती है। अब अंडे और उसमें से निकलने वाले बच्चे बिना किसी रखवाली के रहेंगे। नर यहां अगले साल फिर आएंगे, लेकिन मादा यहां कई वर्षों तक नहीं लौटेंगी ताकि वो अपनी शक्ति पुनः अर्जित कर सकें। दूर दराज जगहों पर जाकर प्रेम संबंध बनाने वाले केवल हरे समुद्री कछुए ही नहीं हैं। संभवतः दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित तितली मोनक अपने अद्भुत डिजाइन और असाधारण सामूहिक स्थानांतरण के लिए मशहूर है। इनमें से बहुतों की ये यात्रा अमेरिका की सीमा के नजदीक स्थित कनाडा के एल्गोंक्विन प्रोविंशियल पार्क से शुरू होती है। पुरानी पीढ़ी का अंत नई पीढ़ी के जन्म के संकेत देता है। जैसे ही माता पिता की मृत्यु होती है, मिल्कवीड पौधे के पत्ते के नीचे दिए गए अंडों से इल्लियां निकलना शुरू हो जाती हैं। बाहर निकलते ही ये इल्लियां इतनी भूखी होती हैं कि अगले 2 हफ्तों तक अपने एकमात्र भोजन मिल्कवीड के पौधे को ही खाती रहती हैं। ये अपने इस मूल आकार से 3000 गुना बड़ी हो जाएंगी। तीन हफ्तों बाद ये कोशावस्था की स्थिति में चली जाएंगी और फिर पशु जगत के सबसे नाटकीय बदलाव से गुजरेंगी। पांचवें हफ्ते में इस कोश का अंत हो जाता है, लेकिन तितली के जीवन का अभी अभी आरंभ हुआ है। जहां इल्लियों की रचना खाने के लिए हुई है, वहीं तितलियों की रचना प्रजनन के लिए। इनका जीवन कुछ हफ्तों का ही होता है, जिसमें ये केवल सहवास करती हैं और अंडे देती हैं। ये चक्र चलता रहता है जब तक कि एक खास पीढ़ी न जन्म ले, स्थानांतरण वाली पीढ़ी। स्थानांतरण करने वाली इन मोनक तितलियों को
निष्ठुर शीतकाल से अपनी प्रजाति को बचाना होगा। इसलिए इस वक्त समागम करने की जगह वो ऊपर खुले आकाश में चली जाती हैं और लाखों की तादाद में उड़ान भरते हुए 3000 मील दूर मेक्सिको की गर्म आबो हवा में चली जाती हैं। चौंका देने वाला तथ्य तो ये है कि ये पीढ़ी यहां पहले कभी नहीं आई, लेकिन ये ठीक उसी जगह पहुंचती है जहां इसके पूर्वज आते थे। अभी भी खुशियां मनाने का वक्त नहीं आया। इस अपेक्षाकृत गर्म जलवायु क्षेत्र में भी सर्दी की आशंका बनी रहती है, इसलिए प्रजनन क्रिया को फिलहाल स्थगित रखा जाता है। पेड़ की डाल पर इतनी तादाद में इकट्ठा होकर ये तितलियां अपने बदन की गर्माहट से एक दूसरे को मौसमों के प्रकोप से बचाती हैं। इनके वजन से कोई कमजोर डाल टूट भी सकती है, जिससे बहुतों की मौत भी हो सकती है। जो इस जाड़े के समय को सफलतापूर्वक निकाल ले जाते हैं, उनके लिए आने वाली वसंत ऋतु एक उन्मादी प्रजनन ऋतु होती है। हवा में प्रेमाग्रह के बाद नर मादा को अपने साथ जमीन पर ले जाता है, जहां वो उसके साथ कई घंटों तक जुड़ा रहता है और उसमें अपने शुक्राणुओं के कैप्सूल जमा कर देता है, जो उसके अंडों को उर्वरक बनाते हैं और उसे अंडा देने के लिए पौष्टिकता प्रदान करते हैं। इस सहवास के बाद इनकी घर की वापसी की यात्रा शुरू होती है। लेकिन ये तितलियां अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगी। इतनी लंबी यात्रा की थकान और फिर शीतकाल का विध्वंस, ये मरने से पहले अपने अंडे रास्ते में देंगी, आगामी पीढ़ी पर अपनी प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपकर। जैसे मोनर्क्स अपनी नई दुनिया में पहुंचती हैं, वहीं एक दूसरा रंग बिरंगा समूह अफ्रीका में अपनी नई पीढ़ी की शुरुआत करता है। अफ्रीका की क्षारीय जल वाली ज्वालामुखी से बनी झीलें गुलाबी शैवाल को भोजन प्रदान करती हैं। और यही शैवाल अपनी ही तरह के गुलाबी पक्षियों के झुंड का भोजन बनती हैं, फ्लेमिंगोस। थर्मल गीजर एक स्पा की तरह नियोजन करते हैं, जो इस जगह की खूबसूरती को बढ़ा देता है। लेकिन ये यहाँ केवल भोजन और गर्म पानी में नहाने नहीं आए। इनके यहाँ के इस जमावड़े की वजह जल्द ही साफ हो जाएगी।
केन्या की लेक बोगोरिया का क्षारीय जल फ्लेमिंगोज की दुनिया की सबसे बड़ी सभा की मेजबानी करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे पानी पे चलती हुई इन सजीली चिड़ियों की संख्या भाप युक्त गर्म गीजरों वाली जगह पर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही माहौल में कामुक गर्मी भी बढ़ती जाती है। ये सहवास का वक्त है और ऐसे में आकर्षक दिखना इन प्रसिद्ध खूबसूरत पक्षियों के लिए भी प्राथमिकता है। इनको ये लालिमा पानी के ऊपर काईनुमा प्लवक के रंग द्रव्य से मिलती है, जिसे ये खाते हैं। गुलाबी फ्लेमिंगोज कम गुलाबी छटा वालों से अधिक लोकप्रिय होते हैं। ये लाखों की संख्या में ऐसे जमा होते हैं जैसे किसी क्लब में कुंवारों का जमघट, जो अपने लिए साथी खोजने आया हो या आई हो। फिर अचानक सभी नर और मादा क्लब के डांस फ्लोर पर अपना अपना नृत्य कौशल एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए दिखाने लगते हैं। अंततः नर और मादा अपने अपने जोड़े खोज लेते हैं और एक शांत स्थल पर चले जाते हैं। इतने बड़े हुजूम में रहने के बावजूद अनुमानतः फ्लेमिंगो एक ऋतु में एक ही सहभागी के साथ रहते हैं। सभी जोड़े अपने बच्चों की देखभाल एक ही समय में करते हैं। प्रत्येक जोड़ा झील के किनारे अपना घोंसला बनाता है। दोनों मिलकर एक साथ अपने इकलौते अंडे की सुरक्षा करते हैं। प्रजनन करने वाले दूसरे जोड़े भी आसपास ही होते हैं, इसलिए इनके घोंसलों की भी हिफाजत होती रहती है। जैसे ही प्रजनन का मौसम खत्म होता है, फ्लेमिंगोज भोजन की तरफ रुख करते हैं, लेकिन इस बार अपनी रंगत बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसको तरल में परिवर्तित करके अपने बच्चों को खिलाने के लिए। कुछ ही हफ्तों में जब बच्चे आत्मनिर्भर हो जाएंगे, वयस्क इन्हें छोड़कर चले जाएंगे और तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक फिर से गुलाबी शैवाल की बहार लौट ना आए।